अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। हमारा अलमिया ये है कि हम नेगेटिव ख़बरें देते हैं, उन पे तबसरा करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, लेकिन अगर हमारे सियासी मुखालिफिन कोई मुस्बत काम कर बैठें तो अक्सर हम उसका ज़िक्र करना गवारा नहीं करते। मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को अक्सर मुझसे ये गिला रहता है कि आप कभी तहरीक इंसाफ की किसी पॉजिटिव चीज़ का जिक्र नहीं करते। इसमें एक कसूर तो तहरीक इंसाफ का है कि मुस्बत चीज़ें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और दूसरा कसूर इस खादिम का है जिसे इतनी मेहनत करां गुजरती है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने कुछ काम बहुत मुस्बत किए हैं, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल डायलॉग को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन मुस्बत कामों का जिक्र करें। मिसाल के तौर पे इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाना और टैक्स रेट को बहुत ज़्यादा करना इस हुकूमत का एक मुस्बत अमल था। अगरचे सोशल मीडिया पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और सेल फोन पे लगने वाले टैक्स को लेके काफ़ी ले दे होती रही, लेकिन अगर आपने लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट को डिस्करेज करना था तो इस तरह के स्टेप्स लेने थे, और हमारी हुकूमत का ये स्टेप बहुत मुस्बत था। इसी तरह जब ये हुकूमत आई तो तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। मैं नहीं जानता कि इसकी करंट स्टैंडिंग क्या है, लेकिन जब ये इनिशिएटिव लिया गया था मैंने उस वक्त भी इसकी हिमायत की थी, और अगर इसने अपना टारगेट अचीव किया है तो मैं आज भी इसकी हिमायत करता हूँ। फिल वक्त हमारा मौजू स्टील मिल की निजकारी है, और ये अगर मुकम्मल हो जाता है तो ये इनिशिएटिव भी हुकूमत के मुस्बत कामों की फहरिस्त में एक अच्छा इजाफा होगा। हमारे यहाँ जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है इस पे मिला जुला रद्द अमल सामने आता है। देखिए, इस पूरे मामले के 3 पहलू हैं। इसका मुआशी पहलू है, सियासी पहलू है और समाजी पहलू है, और आज के इस वीलॉग में हम इन तीनों पहलुओं को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मुआशी हवाले से तो इक्वेशन बड़ी सिंपल है। अगर कोई चीज़ नुकसान में जा रही है तो कोशिश करनी चाहिए उस नुकसान को ख़त्म करने की और उसको प्रॉफिट वाली साइड पे लेकर जाने की। लेकिन अगर 15-20 सालों से इस तरह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हों तो इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है कि इससे जान छुड़ा ली जाए। इसलिए अगर देखा जाए तो हुकूमत का ये फैसला मुआशी हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि स्टील मिल भी उन सफ़ेद हाथियों में से एक है जो हर साल हमारे कौमी ख़जाने को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाते हैं। इस हवाले से ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में निजकारी के हवाले से 2 कामयाब तरीन मिसालें मौजूद हैं, और उन 2 शोबों में एक बैंकिंग का सेक्टर है और दूसरा टेलीकॉम। इन दोनों शोबों में जब हमने निजकारी की और इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया, बल्कि टेलीकॉम के सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, तो आप देखें कि इससे जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं और कंपटीशन बढ़ने की वजह से सर्विस क्वालिटी भी बहुत बेहतर हुई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुआशी स्केल पे स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन करना बहुत अच्छा फैसला है, और हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। इस मामले का जो दूसरा पहलू है वो समाजी है। हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये आर्गूमेंट है कि प्राइवेटाइजेशन से कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ मुतासिर होती हैं, वगैरह वगैरह। ये आर्गूमेंट देते हुए वो ये बात भूल जाते हैं कि जो इदारे इस तरह से खसारे में पड़े हुए हैं और कई सालों से बंद पड़े हुए हैं, इन इदारों के मुलाजिमीन पिछले कई सालों से घर बैठे हुए तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। वो ये बात भी भूल जाते हैं कि इस तरह की निजकारी के नतीजे में इन लोगों को गोल्डन हैंड शेक के साथ रुखसत किया जाता है, यानी अच्छी खासी रकम यकमुश्त अदा की जाती है जो उनके अगले 6, 8 या 12 महीनों की तनख्वाह से ज्यादा होती है। तो ये 6-8 महीने उनको बहुत काफ़ी होते हैं कि वो नई जॉब सर्च कर लें। यहाँ पे कुछ लोग ये आर्गूमेंट भी देंगे कि जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी एक इदारे में काम किया हो वो 6-8 महीनों में किसी दूसरी जगह नौकरी कैसे ढूंढेगा। तो भाई मेरे 6 महीने या साल बहुत काफ़ी होता है आपको नई स्किल सीखने के लिए, नई जगह पे जाने के लिए, और वहाँ जाके अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जॉब ढूंढने के लिए। इसके साथ ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से तो ये हसासियत पाई जाती है,
لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہے، اور ان لوگوں کو تو گولڈن ہینڈ شیک کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو 1 مہینے 3 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے نوٹس پہ فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جاب کرائسس ہے اس کا کوئی تعلق پرائیویٹائزیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ مائکروسکوپک ویو کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ خاندان یا کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہوگا، لیکن اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا، اس کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ 10-15 ہزار ملازمین کی وجہ سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ اچھا، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے تیسرا سب سے اہم پہلو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، اور یہ ایسا حوالہ ہے کہ ہماری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس حوالے سے اصولی موقف نہیں رکھتی۔ جو پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتی ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوتی ہے۔ موجودہ حکومت کو دیکھ لیجئے، جب پچھلی حکومتوں نے سٹیل مل کی نجکاری کرنے کی کوشش کی تو تحریک انصاف نے بہت شد و مت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ اسد عمر صاحب وہاں جا کے تقریریں کرتے تھے، اور اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ اگر ہماری حکومت آئی اور سٹیل مل کی نجکاری کرنے کی کوشش کی گئی تو میں تحریک انصاف کی حکومت سے باہر آ جاؤں گا۔ تو یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے جو ہر اپوزیشن حکومت کے خلاف کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں نجکاری کا عمل ہو نہیں پاتا۔ اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف یہ انیشیٹو پورا کرے گی یا اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا جائے گا۔ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بالخصوص اور پولیٹیکل پروسیس کے حوالے سے بالعموم ہماری سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے سیاسی کارکنوں کو پولیٹیکل کریکٹنس کی بجائے اصولی موقف کی طرف جانا ہوگا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم لیگ نون اگر اپنے دور حکومت میں پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتی تھی تو آج وہ اصولی موقف اپناتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت کو سپورٹ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کا اپوزیشن میں ایجنڈا اور ہوتا ہے، حکومت میں ایجنڈا اور ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے دنوں کا نیریٹو مختلف ہوتا ہے، حکومت کے دنوں کا نیریٹو مختلف ہوتا ہے، اور یہی ہمارے پولیٹیکل پروسیس کی بدقسمتی ہے۔ میں چونکہ نجکاری کے عمل کو درست سمجھتا ہوں اور سٹیل مل جیسے سفید ہاتھیوں کو قومی خزانے پہ بوجھ سمجھتا ہوں، اس لیے میں یہ اپنے اوپر فرض سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کے اس انیشیٹو کو سپورٹ کیا جائے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔